नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। खबरें ये सामने आ रही, लेकिन जेडीयू इस बात का खंडन कर रही है। वहीं इन सबके बीच 28-29 दिसंबर को जेडीयू की बैठक भी होने वाली। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर लल्लन सिंह नहीं तो कौन फिर पार्टी की कमान संभालेंगे। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले इस मुद्दे पर जो तमाम बयानबाजियां हो रही है, आपको वो सुनवाते हैं। नीतीश कुमार लल्लन सिंह को सम्मान भी दिया, लल्लन सिंह को एक तरह से इस्तीफा लेकर के उनकी बेइज्जती भी कराया। ये मैं समझता हूँ नीतीश कुमार का उचित नहीं। क्या लगता है कि बीजेपी के साथ बीजेपी में कोई उम्मीद नहीं है, सारे दरवाजे बंद हैं। ऐसी खबर आपको भले आ रही है, लेकिन न हम लोगों को न पार्टी कार्यालय को किसी को ऐसी सूचना नहीं है। कहाँ चर्चा हो रही है? हमारे पार्टी ऑफिस में तो कोई चर्चा नहीं है, न जानकारी है। तो चर्चा अटकलें तो आप लोग पैदा करते हैं और अटकलों को आप लोग मार भी देते हैं। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी, जेडीयू प्रवक्ता अनुप्रिया जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं हमारे संवाददाता सौरभ जी का रुख करना चाहूंगी। सौरभ जी, नीतीश कुमार और लल्लन सिंह की ये जोड़ी क्यों टूट गई? जी बिल्कुल सबा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि नीतीश कुमार और लल्लन सिंह की जोड़ी जो है वो टूटी नहीं। लल्लन सिंह ने मुख्यमंत्री से मिलकर 3 दिन पहले उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी। लल्लन सिंह ने ये कहा था कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं और मैं लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार भी हूं। तो ऐसे में मेरी 2 भूमिका हो जाएगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो मैं किसी एक भूमिका के साथ ही न्याय कर पाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से मुक्त कर दे। ऐसे भी अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर पार्टी का होता है तो पार्टी की संविधान कहती है कि वो अपना इस्तीफा जो है वो मुख्यमंत्री को नहीं सौंप सकता है। वो जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाएगी उसमें वो अपना इस्तीफा रखेंगे। अब उसमें आम सहमति बनेगी कि उनका जो इस्तीफा है वो उसको एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं किया जाता। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार लल्लन सिंह को मनाने में जुटे हुए हैं। लल्लन सिंह को कह रहे हैं कि नहीं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहिए। लेकिन मेरे पास जो जानकारी है, मेरे पास जो खबर है, उसके अनुसार बात यही है कि लल्लन सिंह की जो उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है वो नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में वो रखेंगे बात को, और वो कहेंगे कि लल्लन जी चाहते हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाए, वो इस्तीफा मांग रहे हैं। तो निश्चित रूप में उस पर जो भी आम सहमति बनेगी और उसके बाद ही कोई नया फैसला लिया जाएगा। लेकिन मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी नया जो व्यक्ति होंगे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ही बने रहेंगे। हाँ, एक जरूर डेवलपमेंट होगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। उसमें ये मेरी जानकारी के अनुसार ये चीजें हो सकती है कि नीतीश कुमार को 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी फैसले के लिए नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया जाएगा। यानी 2024 के पहले जो भी मुद्दे होंगे, चाहे वो सीट शेयरिंग को लेकर हो या उम्मीदवार के नाम को लेकर, सारे फैसले के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया जाएगा। और उसके बाद दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह बने रहेंगे। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सभी फैसलों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया जाएगा। मेरी जानकारी के अनुसार मुझे यही लगता है। जी अरुण जी, अगर लल्लन सिंह नहीं तो फिर कौन पार्टी का कमान संभालेगा? क्या नीतीश कुमार खुद पार्टी की कमान संभालेंगे?
देखिए सभा जी, सबसे एक पहले तो इस सवाल ही आपका निराधार है, बेतुकी है, मन ग्रंथ है। लगातार जो मीडिया में आ रही खबर, और सौरभ जी भी विस्तार से बता रहे थे, जितने भी सारे वो अपने अब क्या सूत्र हैं सौरभ जी की, सौरभ जी ही बता सकते हैं कहां से ये सब सारी खबरें ये लोग लाते हैं, ये तो आप ही लोग बता सकते हैं। जहां तक हम अरुण जी, लोग एक बात बताइए, अगर ये खबरें कहीं भी सही नहीं है तो फिर नीतीश कुमार को ये क्यों बोलना पड़ रहा है कि हम लल्लन सिंह से नाराज नहीं है? आप जब सवाल करेंगे तो निश्चित रूप से जवाब तो पार्टी के नेता, जो शीर्ष नेता है, नेतृत्व तो देंगे ही। नहीं नहीं, अरुण जी एक बात बताइए, मीडिया में आज तक खबरें नहीं आई कि ललन सिंह इस्तीफा देने जा रहे हैं या इस्तीफा की पेशकश उन्होंने की है। अचानक ऐसा क्या हो गया, क्यों खबरें आने लगी? खबरें अरुण जी तभी आती है ना जब कोई बात होती है, और ये बात मैं आपको पक्की तौर नहीं अरुण जी, ये बात मैं आपको पक्की तौर पर कह सकता हूं कि ललन सिंह ने अपने इस्तीफे की पेशकश मुख्यमंत्री से मिलकर की है। ये बिल्कुल सही खबर है, कोई भी इसे झुठला नहीं सकता है। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन इस्तीफे की पेशकश वो मुख्यमंत्री से मिलकर उन्होंने की है। आगे बोलिए अरुण जी। नहीं, यही तो हम सौरभ जी, यही तो हम कह रहे हैं आपसे। 2-3 दिन से जिस तरीके से तरह तरह का भ्रामक, मन ग्रंथ, सूत्रों के हवाले से, आप भी वही सूत्रों के हवाले से दावा ठोक रहे हैं। नहीं अरुण जी, मैं सूत्रों के हवाले से नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं आधिकारिक सूचना है क्या आपके पास? नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये चीजें हुई है। ललन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है और उन्होंने, सौरभ जी सुना जाए, आप साथ होंगे तब ये बता रहे हैं। हो सकता है आप अरुण जी साथ रहने की जरूरत नहीं होती है। आपने अरुण जी साथ, अरुण जी साथ नहीं, एक मिनट सुन लीजिए। अरुण जी साथ रहने की जरूरत नहीं होती है। इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया, केजरीवाल ने समर्थन किया, हम लोग वहां नहीं थे अरुण जी, लेकिन बातें निकलकर आ जाती है। नहीं, आ जाती। आपने तो ये भी खबर तो आई, ठीक है, मैं मान गया आपके सूत्रों के हवाले से, जहां से भी आपको खबर आई, लेकिन लगातार तो जदयू के राष्ट्रीय नेता या जो प्रदेश स्तर के बड़े नेता हैं, उन्होंने तो खंडन भी किया। विजय चौधरी जी का बयान हमने सुना, जो है अशोक चौधरी जी का बयान सुना। तो इन सब जो है कि बातों में कहीं दम नहीं है, मेरा जो व्यक्तिगत मानना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे तो जो हवा में बहुत सारी बातें चल रही है, तो हवा में चलने वाली बात में कितना दम है, वो तो पार्टी के शीर्ष नेता या किसी तरह का कोई आधिकारिक बयान आए तभी तो उसको हम मान सकते हैं, क्योंकि इस तरह के बयानों का लगातार खंडन भी किया जा रहा है। आप ही अभी खुद कहे कि आदरणीय नीतीश जी ने भी कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। लगातार विजय चौधरी जी का बयान सामने आ रहा है, लगातार अशोक चौधरी जी का बयान सामने आया है। तो ये सारी जो अफवाह वाली बयान है, खबरें हैं, और आप लोग इस पर डिबेट आज चला रहे हैं, हमें तो हंसी लगती है। अब डिबेट चलाने के लिए, अफवाहबाजी करने के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं, करते रहिए, उस पर तो कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। बिहार में खास करके क्योंकि यहाँ महागठबंधन की सरकार है, महागठबंधन की सरकार और समाजवादियों पर, इंडिया गठबंधन पर रिसर्च आप लोग करते रहते हैं, तरह तरह का सरकार बनाते रहते हैं, सरकार गिराते रहते हैं। किनको अरुण जी मौका भी आप लोग ही देते हैं, अरुण जी मौका भी आप लोग ही देते हैं। चलिए अब बिल्कुल नहीं, मौका हम लोग नहीं देते। 29 दिसंबर को जो जेडीयू की बैठक होने वाली है, आपको क्या लगता है, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? राकेश जी म्यूट पे हैं आप। हाँ,
सपा जी और सौरभ जी, अब तो बिहार को बहुत नजदीक से देखते हैं और आप सपा जी बहुत दिनों से डिबेट भी बिहार के मुद्दे पे कराते हैं। ये कहानी सिर्फ कुर्सी का है। 31 जुलाई को 2000 ललन सिंह जी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 2010 में नीतीश जी के साथ ललन सिंह जी निकल गए। 2013 में फिर नीतीश जी के साथ जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष 2011 में बने, तो आते ही साथ भारतीय जनता पार्टी से अलग करके ललन सिंह जी ने जंगल राज की तरफ माननीय लालू जी की तरफ ले गए। फिर 2021 में ललन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जनता दल यूनाइटेड के। आते साथ भारतीय जनता पार्टी से अलग कर दिया गया। सिर्फ ललन सिंह जी जो है लालू जी की बातों पे चलते हैं, माननीय नीतीश जी के बात पे नहीं चलते हैं। आते ही साथ जो इनका ग्राफ है, जो डाटा बोल रहा है, जो इन्होंने कार्य किए हैं उसके अनुसार मैं बोल रहा हूं। आते सारी 2021 में ललन सिंह जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही भारतीय जनता पार्टी से अलग करके ललन सिंह जी ने जंगल राज की तरफ माननीय नीतीश कुमार जी की तरफ ले गए। ललन सिंह जी अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं और ललन सिंह जी को कहीं ना कहीं लगता है कि मैं बिहार का उप मुख्यमंत्री बन जाऊं और माननीय लालू जी के पुत्र, लालू जी के लाल बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। और 29 दिसंबर को जो इस्तीफा की बात चल रही है ललन सिंह जी की, माननीय सुशील मोदी जी ने कहीं ना कहीं बिल्कुल सही किया, सही कहे हैं। और क्योंकि सुशील मोदी जी इसलिए कहे हैं कि 25 और 30 सालों से बिहार की राजनीति को बहुत नजदीक से देखते हैं। भाई ललन, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। सुशील मोदी जी जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कोर कमेटी के मेंबर हैं। सुशील मोदी जी अरुण जी मैं आपका सम्मान करता हूं। मैं आपके बातों का समर्थन कर रहा हूं राकेश जी, क्योंकि नहीं राकेश जी एक मिनट। अरुण जी सीधा आरोप तो आरजेडी पर लगा रही है बीजेपी ये कह रही है कि ललन सिंह जो हैं उनकी नजदीकियां लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से बढ़ गई थी, इसीलिए अब वो प्रेशर में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ रहे हैं। आरोप तो सीधा सौरभ भाई मैं जवाब दे रहा हूं। सौरभ भाई अरुण जी राकेश जी अब 2 मिनट उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिए। अरुण जी बोलिए। सौरभ जी हम महागठबंधन में हैं, 1 साल से सरकार चला रहे हैं, 6 दलों के यहाँ गठबंधन है और अब तो इंडिया गठबंधन 28 दल हैं। तो एक दूसरे से तो मिलना जुलना बातचीत नजदीकियां और तो नजदीकियां लगातार कई दलों के नेताओं की बढ़ रही है। ये कौन सी सवाल है भाई? ये लगता है सुशील मोदी जी अब क्या कहें, वो लगता है तमाम इंडिया गठबंधन के नेता उनको अधिकृत कर दिया गया है आधिकारिक तौर पर। आप प्रेस में बोलते रहिए प्रवक्ता के रूप में। अब ये बेतुकी बात है, नजदीकियों क्यों नहीं बढ़ेगी भाई? हमारे गठबंधन के राष्ट्रीय वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तमाम दलों के नेताओं से क्यों नहीं नजदीकियां बढ़ेगी भाई? गठबंधन में यहाँ सरकार चला रहे, तमाम सारे हम कार्यकर्ता एकजुट हैं, इंडिया गठबंधन के तमाम वर्कर के बीच नजदीकियां है, बड़े नेताओं के बीच हैं, दल के बीच हैं। ये कौन सा सवाल हो गया बेतुकी? और इस सवाल को आप लोग बेवजह तूल दे रहे हैं, तो दीजिए स्वतंत्र है। हमारे राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जी हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। 2 दिन से जो जेडीयू को लेकर खबरें सामने आ रही है, क्या बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होने वाला है? संजय जी देखिए, पार्टी तय करती है ना कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन रहेंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का बदलना या नहीं बदलना, इससे कोई राजनीतिक भूचाल आने की संभावना नहीं होती है। संभावना ये होती है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी कोई और निर्णय लेना चाहती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और निर्णय लेना चाहते हैं, तब जाकर के होता है कि हाँ, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष को किनारे कर दिया जाएगा, उनको मुक्त कर दिया जाएगा, तब शायद ये निर्णय हो पाएगा। तो ये तो वक्त बताएगा ना। 29 दिसंबर तक हम लोग रुक जाए। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह रहेंगे, ललन सिंह के जगह पर मुख्यमंत्री जी खुद जिम्मेवारी लेंगे, क्योंकि इस बात को तो सब लोग समझते हैं ना कि पार्टी केंद्रित है नीतीश कुमार जी पर। नीतीश कुमार जी ही चीजों को तय करते हैं। आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष किसने बनाया? नीतीश कुमार ने।
ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष किसने बनाया? नीतीश कुमार ने। शरद यादव को किसने बनाया था? नीतीश कुमार ने। तो नीतीश कुमार ही पार्टी में निर्णय लेते हैं, लेकिन पार्टी का भी एक अपना संविधान होता है। हो सकता है कि नीतीश कुमार जी कोई और निर्णय लेना चाहते हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके निर्णय से सहमत नहीं हो, तो यहाँ पर तो एक संवैधानिक विवाद खड़ा ही हो जाएगा कि भाई हम इसकी सहमति नहीं देते, हम इसके लिए तैयार नहीं है, हमको किनारे कर दीजिए, फिर आपको जो निर्णय लेना है आप लीजिए। उस स्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर क्या मुख्यमंत्री जी खुद होंगे? ऐसा हुआ भी है कि वो मुख्यमंत्री का भी निर्णय लेंगे, राष्ट्रीय पार्टी का भी निर्णय लेंगे, लेकिन जब तक ललन सिंह है तब तक तो निर्णय लेने के लिए पार्टी के सर्वे सर्वा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, वो तैयार होंगे। और जैसे ही कार्यकारिणी के साथ राष्ट्रीय परिषद की बैठक को क्लब किया गया, संभावना उसी दिन व्यक्त की गई कि लगता है कि पार्टी कोई बड़ा फैसला लेगी, और हुआ है ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब भी राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हटाए गए हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। तो जरा 29 का पटाक्षेप तो हो जाने दीजिए कि क्या 29 तारीख को ललन सिंह कंटिन्यू करते हैं या ललन सिंह को मुक्त कर दिया जाता है और फिर मुख्यमंत्री खुद हो जाते हैं कि नहीं और को जिम्मेवारी देते हैं, कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट बना करके पार्टी को चलाएंगे। ये तो 29 के बाद होगा। अभी तो हम लोग सब लोग कयास लगाएंगे, जिसको जो तर्क लगेगा अपने तर्क से कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पार्टी और मुख्यमंत्री दोनों दो चीजें, पार्टी में जो भी निर्णय होंगे उसके लिए अधिकृत व्यक्ति होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सरकार में जो निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं वो मुख्यमंत्री जी हैं। नीतीश कुमार जी अगर चाहते हैं कि पार्टी और सरकार दोनों में हमारा निर्णय हो, हम चीजों को तय करें, तो 29 तक हम लोगों को थोड़ी इंतजार करना। तो चलिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी के पास भी कुछ सवाल है। सौरभ जी पूछिए। जी बिल्कुल, अनुप्रिया जी के पास अनुप्रिया जी से मेरा सवाल ये होगा कि अनुप्रिया जी, आपकी पार्टी में अचानक क्या हो गया? लड़ाई आपको 2024 में बीजेपी से लड़नी है और आपके पार्टी के अंदर ही लड़ाई शुरू हो गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बोल रहे हैं कि भाई मुझे सेवा मुक्त कर दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। सौरभ जी, आप बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं और शायद आपकी पैनी नजर होगी जेडीयू के अंदर में, और आप अपने अनुभव को साझा कर रहे थे कुछ देर पहले अरुण जी से, आप जब वार्तालाप कर रहे थे। मैं एक बात का खंडन करना चाहूंगी कि कयासों की राजनीति और सूत्रों के आए हवाले से खबर, इस पर किसी भी तरह का जवाब देना मुझे उचित नहीं लगता है। दूसरी बात, और जिन सवालों के बारे में पूछा जा रहा है उस सवाल का जवाब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल मीडिया के साथियों के पास में आके खंडन किया। फिर आप मुझसे पूछेंगे कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक क्यों हो रही है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक क्यों हो रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव है और इंडिया अलायंस का जो फॉर्मेशन हुआ है सौरभ जी, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के, मैं फिर कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि मुख्य सूत्रधार है, और उनकी इच्छा शक्ति के कारण, उनकी दूरगामी सोच के कारण ही इंडिया अलायंस बन पाया है। क्योंकि बीजेपी बार बार कहते रही थी कि संभव ही नहीं है, और मीडिया के कई साथी भी कह रहे थे कि संभव ही नहीं है, एकजुट हो ही नहीं सकते हैं, तो आएंगे चाय पानी पे बैठेंगे चले जाएंगे। लेकिन जब अलायंस अब अंतिम दौर में है, निश्चित तौर पे हमारी बैठकें कम हुई है, हम अब समय हमारे पास में नहीं है, लेकिन जब अंतिम दौर में है जहां सीट शेयरिंग की बात होनी है या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में बातें होनी है, जब अब अंतिम दौर में कि डिसीजन हमें लेना है, इस समय में भाजपा के अंदर में देखिए एक बहुत बड़ा फोबिया हो गया है, और फोबिया का नाम है नीतीश कुमार फोबिया। कुछ देर पहले बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कुर्सी का ही खेल है, और ठीक ही कह रहे हैं कि कुर्सी के कारण ही सब हो रहा है। तो भाजपा जो एक वर्ष पूर्व बिहार की सत्ता से बाहर गई, कुर्सी से बेदखल की गई, तो उसके बाद से इनके कई नेता जो बेरोजगार हो गए हैं, जिनमें बहुत ही बिहार के प्रमुख नेता बीजेपी के हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी कि बहुत सीनियर हैं, वह ऐसे बेरोजगार हो गए हैं और ऐसी उनको साइडलाइन किया गया उनके पार्टी में या उनके कार्यकर्ता या दिल्ली के नेता के द्वारा में, कि उनमें एक इनसिक्योरिटी की भावना है और अपने आप को बचाए रखने के लिए अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि जदयू के अंदर फलाना हो रहा है, इंडिया अलायंस में यह हो रहा है। भैया आप कहाँ हैं? अपनी विस्मृता बताइए कि आप बीजेपी ही में ही है कि आप जेडीयू में आपने ज्वाइन कर लिया है। मैंने तो अभी तक सदस्यता ग्रहण का उनका स्लिप देखा नहीं है, लेकिन जदयू के बारे में जानकारी होना यह दिखाता है कि उनकी नजदीकी आप भाजपा से घट करके जदयू में हो गई है, या
उनकी अब एक होड़ जो भाजपा के अंदर में लगी है कि नहीं भाई दिल्ली तक जाना है, कुछ कर लेना है, कहीं पहुंच जाना है, सेटलमेंट कर लेना है, तो कुछ बोलते रहना है नेता के पक्ष में, तो नेता के पक्ष में बोलते नजर आते हैं। अब बात यहाँ पे कुर्सी के बारे में जो मैं कह रही थी, इसमें यही है कि सत्ता से बाहर जाने के बाद में इनकी चिंता बढ़ गई कि अब हम क्या करें कि इंडिया अलायंस के जो मजबूत साथी और मजबूत नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार जी है, कैसे इनके पार्टी को डैमेज करें, कैसे इंडिया अलायंस का हम डैमेज करें। हमेशा सुर्खियों में ये खबरें होंगी कि इंडिया अलायंस के अंदर में क्या चल रहा है, लेकिन एनडीए की बैठक, सौरभ जी मुझे अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप सुधारिएगा, कि एनडीए की आपने जैसे ही इंडिया अलायंस की दूसरी बैठक होती है, एनडीए का एक मंच तैयार होता है, सभी नेता आके खड़े होते हैं, फोटो खिंचाते हैं, उसके बाद में कोई बैठक, सुन लीजिए, अरे सुनिए ना राकेश जी, राकेश जी 2 मिनट के लिए, राकेश जी 2 मिनट आप शब्द के साथ सुन लीजिए। एकदम दे रहे भाषण दे रहे हैं, बस आप ही के पास आ रहा है राकेश जी, आप ही के पास आ रहा है। जब हम बोलेंगे राकेश तो अरुण जी खड़ा हो जाएंगे, अनुप्रिया खड़ी हो जाएगी। जब मैं उनका गठबंधन है, अरे राकेश जी उनका गठबंधन है, गठबंधन यहाँ भी दिखेगा। राकेश जी चुभेगा, बहुत चुभेगा, अभी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का नाम किसने लिया है? सुशील मोदी का नाम किसी ने नहीं लिया है। अरे हम बोल रहे सुशील मोदी, ठीक है ठीक है। राकेश जी अनुप्रिया जी के बाद हम आप ही के पास आएंगे। 2 मिनट शांत हो जाए। अनुप्रिया जी अपनी बात पूरी कीजिए। सौरभ जी अब शायद इन्होंने अपने नेता का नाम लिया है, इनके नेता वही होंगे, मैंने तो उनके नेता का नाम नहीं लिया। मैंने कहा कि कुछ लोग बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन अब उन्होंने इस बेरोजगार की श्रेणी में आपने कर दिया। शांत हो जाइए, आपके पास भी इसके बाद तुरंत आएंगे प्लीज। राकेश जी चुभना लाजमी है, मैं समझ रही हूँ। अभी आपकी तिलमिलाहट आती है, अभी और भी निकलेगी। आप बोलिए लगातार 10 मिनट बोलिए, उसके बाद अनुप्रिया जी मैं बोलूंगी। मेरा काम ही यही है, मेरा काम ही यही, मैं बोलूंगी। और मैं आपको क्या, मैं जनता को भी जगाऊंगी। बोलिए, एकदम बोलेगा, बीच में नहीं बोलिए। अरे नहीं बोलिए बीच में, मैं राकेश जी बोलने के लिए नहीं। सौरभ जी, राकेश जी ऐसे बोलेंगे तो कोई मतलब है बोलने का? अभी नहीं बोलने देंगे, आप अपनी बात में नहीं बोलने देते हैं, अब यहाँ भी नहीं बोलने दीजिएगा। अनुप्रिया जी आज जो मुद्दा है उस पर रहिए और अपनी बात। मैं वहीं पे हूँ राकेश जी, मैं वहीं पे हूँ सौरभ जी। देखिए, तो मैंने कहा कि हमारे नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल ही आके कहा और रहा कि नेतृत्व बदलने या नहीं बदलने के लिए बात है। हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका जो डिसीजन होगा वो सबको सर्वमान्य होगा, उनके साथ हम होंगे। और फैसला कब कौन संभालेगा, एक बात मुझे समझ में नहीं आती है सौरभ जी, मैं समझना चाहूंगी। यहाँ पे संजय जी भी हैं, जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बैठक बुलाई हो वही राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिन पहले इस्तीफा भी दे देंगे। ये तथाकथित भाजपा के जो मीडिया सेल है या भाजपा के कुछ मीडिया साथी हैं, दिल्ली से बैठ के जो प्लान करते हैं, जो कहते हैं ना मोदी एजेंसी जो चलती है, मोदी एजेंसी के द्वारा अफवाह उड़ जाता है, खबरें उड़ जाती है, खबरें पर बहस होने लगती है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि जैसे राकेश जी कह रहे थे कि ये एश्योरिटी है, यही हुआ है, तो एश्योरिटी यह भी हो सकता है कि 4 दिन पहले कि भाजपा की जो बैठक दिल्ली में हो रही थी, जिसमें अमित शाह जी भी थे, जिसमें मोदी जी भी थे, तो वहां अमित शाह जी ये कह रहे थे कि भैया 10 साल आप रह लिए, अब छोड़िए सत्ता, हमको दे दीजिए। तो भाजपा के अंदर में भी यह भी हो सकता है। तो देखिए, कयास बहुत लगाया जा सकते हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, जवाब कुछ भी हो सकता है, सबको धैर्य रखने की जरूरत है। लेकिन हमारी जो बैठक हो रही है वो इसलिए हो रही है कि हमारी रणनीति क्या होगी, हमारे नेता का कार्यकाल जो रहा है उस कार्यकाल के आधार पे हम जनता के बीच में जाएंगे। और आप देख रहे होंगे कई ऐसे सर्वे हैं जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल और कई ऐसे राज्य हैं जहां पे भाजपा की साथी कमजोर नजर आ रही है। लोकसभा में इनकी सीटें पर जीतना मुश्किल है। और अगर इंडिया अलायंस अपनी रणनीति के तहत 400 सीटें पे, अगर इंडिया अलायंस ने अपने 400 सीटों पे एक कैंडिडेट बीजेपी के सामने में रखा, तो निश्चित तौर पे जीत इंडिया अलायंस की होगी, अगर हम सभी एकजुट बने रहे और एक ही स्ट्रैटेजी के तहत हम चले तब। राकेश जी, ये जो अफवाहें फैल रही है, बीजेपी फैला रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इसलिए बुलाई गई है क्योंकि 2024 के पहले रणनीति बनाई जाएगी।
देखिए सौरभ जी और संजय जी ने कल एक चैनल पे बहुत अच्छा बोल रहे थे कि एक आदमी एक ही पद पे रहता है, एक संविधान इनके पार्टी के अंदर है। तो मैं इनसे, आपने भी सौरभ जी इस सवाल को पहले ही दोहराया था, पहले ही उठाया था कि ठीक है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी बन जाते हैं, क्या मुख्यमंत्री के पद छोड़ेंगे? और ये जो बार बार अनुप्रिया जी इस बात को आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बेरोजगार है, भारतीय जनता पार्टी की बात आप करोगे ना तो पूरा 1 घंटा लग जाएगा। 16 स्टेट में सरकार चला रहा है, और जिस मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ का जो मुखिया जी होते हैं ना, वो भी अपने पंचायत में 4000 वोट लाते हैं, तो आपने 10 सीटों पे चुनाव लड़ा या 7 सीटों पे चुनाव लड़ा, जो भी लड़ा मात्र 2-2.5 हजार वोट आया, तो शर्म तो आपको आनी चाहिए। हम बेरोजगार नहीं है। और हमारे जिस प्रधानमंत्री को आप कहते हैं कि आपके इंडी गठबंधन के जो लोग हैं, राहुल गांधी जी पनौती शब्दों से उच्चारण करते हैं, आपने जिस बिहार को, भारत को बांटने का काम किया जातियों में, उस जाति में हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सिर्फ 4 ही जाति है, उसमें उसकी गरीब है और युवा है और महिला है और किसान है। हम उस पर काम करना चाहते हैं। हमारी बात आप मत कीजिए, आप अपनी बात कीजिए। आपके घर में आग लगा हुआ है, दूसरे के घर में आते हैं, आग लगाने की बात आप करते हैं। हमारे यहाँ कोई प्रधानमंत्री बनने का सपना किसी को नहीं होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा कहते हैं पहले राष्ट्र होना चाहिए, फिर पार्टी होना चाहिए, फिर मैं हूं। हम लोग उस उद्देश्य से काम करते हैं और आप लोगों की सिर्फ कुर्सी के लिए काम करते हो। और आपके जो ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 2010 में जो छोड़ के गए थे, 11 में आते आते लालू जी को के साथ फिर नीतीश जी चले गए। मैं इस बात को पहले भी कहा। दूसरी बार जब 2021 में बने, फिर 23 में जाते जाते, 22 में जाते जाते उनको लालू जी के साथ ले गए। कहीं ना कहीं आपके घर में लालू जी और ललन सिंह जी सब एक हैं। और लालू जी ने कहा ललन जी को कि आप मेरे साथ आइए, आप मेरे पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने का काम कीजिए, मैं आपको डिप्टी सीएम बनाता हूं। और ललन सिंह जी ने नीतीश जी को कहा कि मैं आपको देश का प्रधानमंत्री बनाता हूं। कहीं ना कहीं ललन सिंह जी दोनों परिवार से राजनीति कर रहे हैं, नीतीश जी से भी राजनीति कर रहे हैं और लालू जी से भी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उनको डिप्टी सीएम बनना था। तो आप अपने घर को संभालिए, हमारी घर की बात मत कीजिए। और हम लोग विकास के मुद्दे पे जाएंगे। और आप इंडी गठबंधन की बात कर रहे थे, आप जिस समाजवाद की बात कर रहे थे, उसमें बहुत समय लग जाएगा। मैं इस डिबेट में नहीं कहना चाहता हूं, मुद्दा कुछ और है। अगर समाजवाद की बात करिएगा तो दयानिधि महाराज ने बिहार के लोगों को गाली दिया, राहुल गांधी जो चलिए राकेश जी आपने अपनी बात कर दी। अरुण जी के पास आते हैं सीधे तौर पर। अरुण जी, आरोप आपने सुन लिया, लालू यादव से मिल गए हैं ललन सिंह। लालू यादव ने यह कहा है कि आप मेरे साथ आ जाइए, तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे और ललन सिंह डिप्टी सीएम। यही तो हम आपको पहले भी कहा ना, इन लोगों को कहां से खबर आती है। अभी तक तो ये राष्ट्रीय जनता, ठीक है अनुप्रिया जी ने कहा एक बीजेपी के नेताओं के संबंध में, अभी तक तो वो कुछ बीजेपी के नेता राष्ट्रीय जनता जदयू का भी सदस्यता नहीं लिए हैं, लेकिन अधिकारी नेताओं के तरह बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो अभी तक ज्वाइनिंग राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता नहीं ग्रहण किए हैं। अब ये लोगों को कहां से ये सब खबर आती है, यही लोग बताएंगे। सबसे बड़ी जो बेचैनी है, कुछ दिख नहीं रहा है इन लोगों को। इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है और बिहार में भी आप देख रहे हैं 1 साल से किस तरीके से अब सरकार चल रही है, बेहतर काम कर रही है। लगातार सरकारी नौकरियां नौजवानों को दिया जा रहा है, कास्ट सेंसस करवाया गया, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। तो लगातार इन लोगों के पास तो कुछ मुद्दा है ही नहीं, तो अब क्या बोलेंगे। और कुछ गोदी मीडिया है इस चीज को, इनके नेताओं के बयानों को हवा देने का काम करते हैं। तो ये तो आप सुनिए, हम तो हमारे सूत्रों के हवाले से ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में टूट रही है और विलय करने वाली है एक खेमा महागठबंधन के बीच, तो ऐसी भी खबर आ रही है। अच्छा अरुण जी ये बताइए, एक खबर ये भी मतलब पिछले 3-4 दिनों से हो रही है कि हो सकता है नीतीश कुमार फिर से पलटी मार दे, फिर से वो एनडीए के साथ चले जाए। आपको ऐसा कुछ लगता है क्या? चर्चा खूब जोरों से हो रही। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा, लोग चर्चा कर रहे हैं अरुण जी, लोग चर्चा कर रहे हैं। पर बिहार के हर चौक चौराहे पर चर्चा हो रही है। आप बताइए ना, आपको लगता है कि अब ऐसा होगा, नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं? बता दें, ऐतिहासिक निर्णय ले रही है लगातार। कल ही आपने देखा
आदरणीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया। कैबिनेट ने उस पर मोहर लगाई। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया। लगातार नौकरियां दे रही है स्मूथली, एकजुटता के साथ जनहित में, जन सरोकार के सवाल पर बिहार सरकार खास करके आगे बढ़ रही है। तो ये सब इस मामले को कैसे दबाना है, ये तो गोदी मीडिया और ये जो झूठा पार्टी, बड़का अफवाह पार्टी, ये लोग अच्छी तरह जानते हैं। उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी चलिए अरुण जी यही सवाल अनुप्रिया जी से भी हम करते हैं। अनुप्रिया जी, लगता है कि ऐसा हो सकता है, फिर से नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, फिर से एनडीए के साथ जा सकते हैं? सौरभ जी, कतई नहीं। आज भारत के राजनीतिक में 2 धारा है, एक एनडीए, एक इंडिया। इंडिया अलायंस के प्रमुख नेतृत्वकर्ता और सूत्रधार माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और मुख्यमंत्री जी संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए कतई भी जिन कारणों से हमने बीजेपी का साथ छोड़ा था, अब ऐसा कोई हमारे पास में कारण नहीं कि जो हम जा सकते हैं। ये अभी भी सरकार, जो केंद्र की सरकार है, वह देश हित में नहीं है, युवा विरोधी सरकार है, महिला सुरक्षा विरोधी सरकार है। तो कहीं से भी सवाल नहीं उठता है कि हम भाजपा के साथ में जाएंगे, क्योंकि हमारे आदरणीय नेता कई बार कहते रहे हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह भाजपा नहीं है, यह वो भाजपा है जो देश को जाति में, धर्म में बांटने की प्रयास करती है और मुख्य मुद्दे से देश को भटकाने का प्रयास करती है। देखिए सौरभ जी, एक सवाल मुझे लगता है कि लाजमी है पूछना यह चाहिए कि कुछ दिन पहले पूंछ में हमारे सैनिकों की हत्या, मतलब मैं कहती हूँ कि जिस तरह से हत्या उनकी हो गई, यह सवाल आज जनमानस के पास में उठाने के लिए मीडिया भी नहीं है, और भाजपा भी आज उसको नहीं बोलना चाहती है, क्योंकि यह एक ऐसा देश बना के छोड़ दिया है देश के युवाओं को, जहां पे मूल मुद्दे से भटकाने का प्रयास मीडिया के कई तंत्र, सोशल मीडिया, इनके प्रवक्ता बस बोलते ही नजर आएंगे आपको, भाई देखिए इनकी क्रेडिबिलिटी घट गई है, इंडिया अलायंस ठीक है अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी नहीं हो पाया है। लेकिन जो मुद्दे हैं सौरभ जी, मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ कि मैं आपके चैनल पे की डिबेट में भी रहती हूँ, कि जहां पे आम जनमानस के सवाल को उठाया जाता है, देश की सुरक्षा, सैनिकों की सुरक्षा और हमारे संसद की भी सुरक्षा, और खासकर बेटियों की सुरक्षा का सवाल लगातार पूछते रहता है, तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। लेकिन भारत के युवाओं की सोच को पे निरंकुश लगाने वाली सी सरकार है, और देश का क्या होगा ये किसी को नहीं पता, इसलिए हमारे नेता कतई भी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। चलिए अगला सवाल डॉक्टर संजय कुमार सर, ऐसी कोई संभावना आपको लगता है, कारण चर्चा काफी जोरों से हो रही है कि हो सकता है नीतीश कुमार इस बार पटना में नहीं दिल्ली में जाकर पलटी मारेंगे? देखिए कहां जाएंगे और क्या करेंगे वो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन भाजपा नेताओं के सुर जरूर बदल गए। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार जी को अभिभावक मानने लगे हैं, कल तक तो अभिभावक नहीं मान रहे थे। उन्होंने तो भीष्म प्रतिज्ञा ली थी कि भाई हमारे सर की पगड़ी तभी खुलेगी जब ये मुख्यमंत्री जी के दायित्व से मुक्त होंगे। उनके अभिभावक हो गए। हरीश साहनी जी कह रहे हैं, विधान परिषद में इनके नेता हैं, कह रहे हैं कि भाई भाजपा बिहार के हित में किसी भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तो भाजपा के सुर बदले हैं। भाजपा जो कल तक जेडीयू पर, नीतीश कुमार जी पर हमलावर रहती थी, वो थोड़ा सॉफ्ट हो गई। देखिए नीतीश कुमार जी एक बहुत ही सीजन्ड और मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। इस बात को समझिए कि क्या विपक्षी एकता के लिए ईमानदार कोशिश अगर इस देश में कोई एक व्यक्ति किया तो वो नीतीश कुमार ने किया। इन्होंने कहा कि थर्ड फ्रंट नहीं, हम मेन फ्रंट बनाएंगे, और इन्होंने मिला क्या? तो मैं वहीं पर आ रहा हूं, क्योंकि वहां पर पहुंचने के पहले ही आपने उसको कंक्लूड कर दिया। तो चलिए मैं आपके कंक्लूजन पर ही आ जाता हूं। अब सोचिए कि चौथी बैठक में राहुल गांधी जी मोबाइल पर कुछ सर्च कर रहे हैं और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि यही गंभीरता है आपकी, कि आपको लड़ना है नरेंद्र मोदी से, एक मजबूत विपक्ष की पटकथा लिखनी है और आप मोबाइल पर कुछ सर्च कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी की ईमानदार कोशिश पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है, लेकिन अगर उनके हिस्से में कुछ नहीं आया,
न संयोजक का पद आया। भाई केसी त्यागी जी के बयान को आप उठा करके देख लीजिए तो जेडीयू की नाराजगी समझ में आ जाएगी। ममता बनर्जी जी के बयान को केसी त्यागी क्या कहते हैं कि उनके निजी बयान है। कहते हैं कि क्या कोई इस तरह की बात चौथी बैठक के पहले हुई थी कि खड़गे जी का नाम प्रस्ताव कर दिया जाएगा। ये तो कहीं से भी गठबंधन धर्म का निर्वहन तो लोग नहीं ही कर रहे हैं। तो नाराजगी तो है और नीतीश कुमार जी इस बात को भली भांति समझते हैं, लेकिन कब निर्णय लेना है, कैसे निर्णय लेना है, इस बात की समझ तो मुझे भी नहीं है। क्योंकि इतने परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं नीतीश कुमार जी, मेरे जैसा सामान्य आदमी तो छोड़ दीजिए, किसी को नहीं सर आज तक उन्होंने जब भी फैसला लिया है और जब भी बड़ा फैसला लिया है तो वो नीतीश कुमार के अलावा किसी को भनक तक नहीं होती है। जो सुबह और शाम उनके साथ बैठते हैं, नीतीश कुमार के साथ जो मंत्री या जो भी नेता उनके साथ बैठते हैं सुबह शाम, उनको भी भनक नहीं होती है कि अगले कदम नीतीश कुमार क्या फैसला लेने वाले। सीधे राकेश जी कहा जाता है कि भाई उनके दाहिने हाथ को भी नहीं पता है कि अब बायां हाथ क्या करने वाला है, और उनके बाएं हाथ को नहीं पता है कि उनका जब उनके शरीर के अंग भी नहीं कह सकता है कि अगला कदम उनका क्या होगा, तो साथ बैठने उठने वाले की बात तो छोड़ दीजिए। तो नीतीश कुमार कब निर्णय लेंगे, कौन सा निर्णय लेंगे, इसके लिए तो अधिकृत केवल एक व्यक्ति है, वो नीतीश कुमार जी हैं। हम लोग तो कयास बातों पर विवेचना कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, परिस्थितियों का वर्णन कर सकते हैं, लेकिन एक बात है, भाजपा के सुर बदले हैं, भाजपा के तेवर बदले हैं, भाजपा के बोल बदले हैं, और सम्राट चौधरी जैसा व्यक्ति जो कल तक हमलावर थे अभिभावक हो गए, हरी सहनी सारी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। तो लग तो रहा है कि भाजपा जो नो एंट्री का बोर्ड लगाई हुई थी उसने शायद वेलकम का बोर्ड लगा दिया है। अब नीतीश कुमार जी उसको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो जेडीयू बताएगी, नीतीश कुमार जी बताएंगे, लेकिन भाजपा अपने तरफ से दांव चलना शुरू कर दी है। नीतीश कुमार जी यहीं रहेंगे, वहां जाएंगे, ये तो नीतीश कुमार जी ही बता सकते हैं। जी बिल्कुल राकेश जी, नो एंट्री का बोर्ड आप लोगों ने हटा दिया, वेलकम का एंट्री लगा दिया उसके जगह पर, क्योंकि आप लोगों के सुर, आप लोगों की भाषा, आप लोग का जो तेवर था वो अब बदल चुका है, साफ तौर पर सबको दिखाई दे रहा है। देखिए हमारे गृह मंत्री जी ने पहले कहा था मुजफ्फरपुर में कि हमारा उनके साथ कंधे पे बिठाने का काम हम नहीं करेंगे, और तेल और पानी की भी बात की थी, तेल और पानी एक साथ रह भी नहीं सकते हैं, दोनों बात होगी। और बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हमारे अभिभावक हैं, हम उनकी चिंता इसलिए करते हैं, पीछे भी हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी बार बार कहते हैं कि हमारे अभिभावक हैं, उनकी तबीयत खराब रहती है, उनको दवाई दिलाने का भी काम करे ललन बाबू, हम लोग चिंता करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, 18 साल 20 साल हम उनके साथ काम किए हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं और 13 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। दूसरी बात, ललन बाबू जो वादा करके गए थे नीतीश जी के लालू जी के साथ, वादे पे कहीं खरा उतर नहीं रहे हैं। और रही हमारे अनुप्रिया जी संविधान की बात कर रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो जैसे था वैसे उस संविधान के संशोधन करके और मैं विकास के रास्ते पे चल रहा हूँ, और बाबा साहब की जी बिल्कुल राकेश जी हम समझ गए, राकेश जी हम समझ, राकेश जी जो नहीं मैं आता हूँ वहीं पे आऊंगा। सौरभ जी मैं एक मिनट का समय चाहता हूँ। इस संविधान की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने बाबा साहब का 5 तीर्थ बनाने का भी काम किया, बार बार कहती हैं। इस महिला की बात कर रही थी, हम लोग 33% आरक्षण महिलाओं को देने का काम किया, संजय जी आप भी सुन रहे हैं। और जिस महिला की ये बात करते हैं उनके घर मैंने 16 करोड़ शौचालय बनाने का काम भी किया। जिस बेटी की बात कर रहे हैं उस बेटी के स्कूल जाने का भी शौचालय 12 करोड़ हम लोगों ने बनाने का काम किया। हम लोग विकास को मुद्दे पे काम करते हैं। और दूसरी बात अनुप्रिया जी, मैं आपको बार बार इस बात को कहता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं देश पहले है फिर हमारी पार्टी है, तो हम लोग देश को आगे ले जाने का काम करते हैं। आज हम लोगों ने संकल्प लिया कि 2047 तक विश्व गुरु बनाएंगे, अमृत काल का अमृत महोत्सव में हम लोगों ने किया। राकेश जी समय की कमी है, राकेश जी समय की कमी है। सभा मैं आपको 3 संभावनाओं पर लेकर जाऊंगा। अनुप्रिया जी आप अपनी बात मैं बस थोड़ी सी बात को कंक्लूड करना चाहूंगी। जी बिल्कुल बस एक मिनट का समय लूंगी। राकेश जी, पहली बात तो
चलिए, आपको चिंता है माननीय मुख्यमंत्री जी की, पर आप चिंता ना कीजिए और ना ही अफवाह आप कीजिए, फैलाइए कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल स्वस्थ हैं। लेकिन आपकी चिंता आपकी कुर्सी की है, और इसकी चिंता, ठीक कहा अभी डॉक्टर संजय जी ने, और आपके शब्द और आपकी बोली यह दर्शा रहा है कि दोनों में, आपके शब्दों में कहीं तालमेल नजर नहीं आ रहा है। आपके अंदर में जो हिजक है, आपके अंदर में जो महत्वाकांक्षा, वो दिख रहा है कि आप आज अपनी बातों को भी ढंग से नहीं रख पा रहे, कहां कहां आप लेके जाना चाह रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल स्वस्थ है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता आप यह कीजिए कि एनडीए की सरकार 2024 में बनेगी या नहीं बनेगी, और जिस आप योजनाओं की बात कर रहे हैं, उन योजनाओं का लाभ कितनी करोड़ देश की जनता ने उठाया, वह देश की जनता अपने वोट के द्वारा आपको बताएगी 2024 में। इतना ही मैं कहना चाहूंगी सौरभ जी। जी बिल्कुल सबा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौजूदा जो परिस्थिति है, मुझे 3 संभावना दिख रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो बैठक होगी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होने वाली है, उसके बाद मुझे 3 संभावना दिखाई दे रही है, जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। पहली संभावना मुझे वो दिखाई दे रही है जो मैंने पहले ही बताया कि हो सकता है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला लिया जाए कि लोकसभा चुनाव के दौरान 2024 के दौरान जो भी फैसले लिए जाएंगे, उन सब फैसलों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया जाए। दूसरा फैसला ये हो सकता है कि ललन सिंह अगर उनका इस्तीफा को जो जैसा उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है, तो इन बातों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रखा जाएगा, और उसके बाद आम सहमति के बाद हो सकता है कि उनका जो इस्तीफा है उसको स्वीकार कर लिया जाए, और उसके बाद हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर रामनाथ ठाकुर, उनका भी नाम तेजी से चर्चा में आ रहा है, ये दोनों जदयू के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। इन सब के अलावा एक चर्चा ये भी है कि हो सकता है इस बार नीतीश कुमार गठबंधन को लेकर कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं। तो इस बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बारे में केवल और केवल जानकारी अगर किसी को है तो वो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। इनके अलावा किसी को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हो सकती और ना ही कोई भनक हो सकती है। तो निश्चित तौर पर होगा क्या, जो संभावनाएं थी वो मैंने आप लोगों के सामने रखा। होगा क्या, इसके लिए हमें और आपको और हमारे जो दर्शक हैं उनको 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। सब बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अब ये भी खबरें जो आई सामने कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर ललन सिंह नहीं तो कौन, क्या नीतीश कुमार खुद पार्टी की कमान संभालेंगे। अब इन सब के लिए थोड़ा इंतजार तो करना होगा, क्योंकि जेडीयू की बैठक 28 और 29 दिसंबर को होने वाली है। तो अब इस बैठक में क्या अहम फैसला लिया जाता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।